Hello everybody and welcome to today's class. Today we are going to continue with our discussion on types of development. So far हमने शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास के बारे में जाना और पढ़ा। आज हम सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में जानेंगे। हम सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में आज अलग अलग जानेंगे। सबसे पहले सामाजिक विकास क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं होती हैं और ऐसे क्या कारण हैं जो किसी भी व्यक्ति के सामाजिक विकास को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ग्रुप के स्टैंडर्ड्स यानी किसी भी समूह के द्वारा सेट मानकों को कंफर्म करना, उनके साथ सामंजस्य बिठाना सीखते हैं। इसके साथ ही हम में ऐसी क्षमताओं का विकास होता है जो कि हमें खुद के साथ और दूसरों के साथ आराम से एडजस्ट करने में मदद करता है। सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास में हम समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की क्षमताओं का भी विकास करते हैं और सामाजिक वातावरण के साथ अडेप्ट करना, सामंजस्य बिठाना सीखते हैं। यदि हम सामाजिक विकास की विशेषताओं की बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामाजिक विकास एक बच्चे का जन्म होते ही शुरू हो जाता है और यह शुरुआत बच्चे के पहले कांटेक्ट से ही शुरू हो जाती है। यानी बच्चा जब अपनी माँ के या पिता या परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ जन्म के पश्चात ही जैसे जैसे कांटेक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है, उसी प्रक्रिया के साथ सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। उसका इंटरैक्शन उसके आसपास के लोगों के साथ किस तरीके से डेवलप हो रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटीज उसे मिल रही हैं, इन चीज़ों पर आधारित होता है बच्चे का शुरुआती सोशल डेवलपमेंट। सेकंड क्वालिटी है सोशल डेवलपमेंट पूरी जिंदगी चलता है। यानी बच्चे की शुरुआत, जन्म के बाद से हुई शुरुआत से लेकर मृत्यु तक हम सामाजिक तौर पर विकसित होते रहते हैं। ये एक ऐसा विकास है जो अपनी मैच्योरिटी को अचीव नहीं करता। हम जैसे जैसे अपना एक्सपोजर और जैसे जैसे लोगों के साथ मिलते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में मिलते हैं, वैसे वैसे ही हमारा सामाजिक विकास और भी ज़्यादा होता जाता है, प्रखर होता जाता है और निखरता जाता है। सामाजिक विकास हमें समाज से संबंधित कई क्वालिटीज़ को सीखने में मदद करता है, चाहे वो बीइंग वेल मैनर्ड हो या फिर ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, ऐसे कई सारी क्वालिटीज़ हैं जो सामाजिक विकास से हमारे अंदर जन्म लेती हैं और पनपती हैं। इसके साथ ही बच्चा सामाजिक वातावरण में एडजस्ट होना सीखता है। यदि सामाजिक विकास नहीं होगा तो बच्चा समूह में, रिश्तेदारों के सामने, स्कूल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, इनफैक्ट फ्रेंड सर्कल को डेवलप करने में भी समस्याएं उत्पन्न उसको हो सकती हैं। तो सामाजिक विकास के माध्यम से ही बच्चा जो है अलग अलग सोशल वातावरणों में एडजस्ट करना, बिहेव करना, कोप करना सीखता है। इसके साथ ही बच्चे का जैसे जैसे इंटरेक्शन लोगों के साथ होता जाएगा वैसे वैसे वो उसका सामाजिक विकास भी होता जाता रहेगा। इसी के साथ बच्चा जब सबसे पहले अपनी माँ के कांटेक्ट में आता है, फिर पिता के कांटेक्ट में आता है और फिर बाकी परिवार के सदस्य, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, इनसे इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्शन का अर्थ यह कतई नहीं है कि बातचीत करके कम्युनिकेट, सिर्फ बातों से या भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट करे। सिर्फ भावनाओं को एक्सप्रेशंस के माध्यम से बच्चे के साथ बाकी लोगों का व्यवहार कैसा है, इस इंटरैक्शन, इस कांस्टेंट इंटरैक्शन के परिणाम स्वरूप भी बच्चे का सामाजिक विकास होता रहता है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को या किसी भी व्यक्ति के सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं? कल्चर का बहुत बड़ा, यानी आपकी संस्कृति का बहुत बड़ा असर होता है सोशल डेवलपमेंट पर।
आमतौर पर यदि आप सोचें तो सोसाइटी डेवलप कैसे होती है? सोसाइटी आपके कल्चर से डेवलप होती है, आप किस संस्कृति का हिस्सा हैं उसी पर आधारित होगी। आपके आसपास का समाज का ताना बाना भी आपकी संस्कृति के आधार पर ही बुना हुआ होगा। आपका कल्चर और उसके परिणाम स्वरूप जो सोसाइटी ने जन्म लिया है, जिसके अंदर व्यक्ति रह रहा है, उससे उस व्यक्ति का सोशल बिहेवियर रेगुलेट होगा, नियंत्रित होगा। ये बिहेवियरल पैटर्न्स जो कल्चर से संबंधित हैं वो दो तरीके से डेवलप होते हैं। एक तो सीधा औपचारिक रूप से और डायरेक्ट डेवलपमेंट, जो कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्कूल्स के माध्यम से या किसी भी किस्म की शिक्षा आधारित या लर्निंग आधारित गतिविधियों पर। और दूसरा तरीका है जिससे कि बच्चे का बिहेवियरल पैटर्न जनरेट होता है, डेवलप होता है, वो है अनौपचारिक तरीके से बच्चे के आसपास के लोगों के साथ हुए इंटरेक्शंस पर आधारित। यानी जब वो अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, रिलेटिव्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, इनके साथ अनौपचारिक रूप से इंटरैक्ट करता है, तब उसका सामाजिक विकास एक गति लेता है और एक दिशा लेता है। माता के साथ उसका एटीट्यूड, पेरेंट्स के साथ उसका एटीट्यूड कैसा है, इससे उसका इंटरेस्ट, वैल्यूज, बिलीव्स डेवलप होंगी। इसी के साथ ही हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे नेबर्स, दोस्त, टीचर्स, बाकी अलग अलग समूह जिसका हम हिस्सा हैं, उनके साथ भी हम किस तरीके से अनौपचारिक रूप से पेश आ रहे हैं और वो हमारे साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति का सामाजिक विकास अच्छे से होगा या वो समाज में अडेप्ट करने में और बिहेव करने में समस्याएं या किसी न किसी किस्म का संघर्ष करेगा। यह भी आपकी संस्कृति और आपकी सोसाइटी डिसाइड कर पाती है। दूसरा बड़ा ग्रुप है आपकी फैमिली। आपकी फैमिली के साथ न सिर्फ अनुवांशिक गुण आपको मिलते हैं, बल्कि आपका परिवार आपको सबसे नज़दीकी वातावरण भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। ये पर्सनल रिलेशनशिप्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपका सही चेहरा सबके सामने होता है। यानी इस समय आप अपने सबसे बेसिक नेचर पर होते हैं। इस समय यदि परिवार के साथ आपका सामाजिक बातचीत, आपका इंटरेक्शन पॉजिटिव है और फेवरेबल है, प्लेजेंट है, तो आप बाकी समूहों में भी कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से वेल एक्वेंटेड तरीके से अडेप्ट कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। तीसरा कारण और फैक्टर है आपका पीयर ग्रुप और आपके फ्रेंड्स। आपका पीयर ग्रुप यानी आपके फ्रेंड्स, आपका स्कूल का सर्कल, आपका कॉलोनी का सर्कल, ये सब कुछ डिटरमाइन करते हैं कि आप किस तरीके से सोशल सेटिंग्स में बिहेव करेंगे, किस तरीके से समाज में आपका सामाजिक विकास होगा। आमतौर पर एक बच्चा अपने परिवार के बाहर सिर्फ खेलने के उद्देश्य से ही दूसरे लोगों के संपर्क में आता है। ये बच्चे की कई सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि बच्चे में सेंस ऑफ अचीवमेंट लाना, एक्सेप्टेंस। यदि बच्चा अपने गेम्स में लोगों के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है तो उसके फ्रेंड्स में और उसके नए सर्कल में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। इसी के साथ ही बच्चे में अप्रूवल, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, रिकग्निशन, ये सब कुछ डेवलप होता है। बच्चा अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से बिहेव करता है और उसके दोस्त उसके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि बच्चा कितने कॉन्फिडेंटली या आसानी से अपने थॉट्स और ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पा रहा है। अगर वह ढंग से एक सोशल सेटिंग में अपनी जगह बनाने में संघर्ष कर रहा है तो वह परिणाम स्वरूप अपनी बात रखने में भी संघर्ष करेगा और अपना ओपिनियन, अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी उसे समस्याएं आएंगी। पीयर ग्रुप यानी अपने दोस्तों के बीच वो कितना सहजता से बात कर पाता है, कितना सहज होता है, इससे बच्चे के सामाजिक विकास पर सीधा सीधा असर पड़ता है। यदि बच्चा अपने दोस्तों के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है, सहज नहीं है,
तो दूसरे सोशल ग्रुप्स में सहजता से बिहेव कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। स्कूल में बच्चे का सामाजिक विकास स्कूल के करिकुलम या को करिकुलर एक्टिविटी जो गैर शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं उस पर भी निर्भर करती हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो बढ़ चढ़कर डिबेट्स, डांस, क्विज आदि को करिकुलर एक्टिविटीज में शुरुआत से ही हिस्सा लेना सीख जाते हैं, जिससे उनमें एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। चाहे वो स्टेज पर जाकर अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस हो या अपनी कला को सही तरीके से बिना किसी झिझक के प्रदर्शित करने का कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस बच्चे को स्कूल देता है और स्कूल में उसको को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और वो उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करके कितना अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है, उससे उसका सोशल डेवलपमेंट और भी ज्यादा अच्छा या कम या प्रभावित हो सकता है। फिर बात आती है कम्युनिटी एंड नेबरहुड की। आप अपनी कम्युनिटी में सहज हैं, भीड़ में, ग्रुप्स में आप अपनी बात रखना जानते हैं, बात करना जानते हैं, कौन सी बात कब करनी है, किस तरीके से व्यवहार करना है, ये सारी बातें यदि आप कर पा रहे हैं तो इसके पीछे भी आपकी कम्युनिटी और पड़ोस का बहुत बड़ा हाथ है। इफ यू आर ऑलवेज कीपिंग टू योर सेल्फ, आप लोगों से समूहों में बातचीत करने से कतराते हैं, झिझकते हैं, तो उसके पीछे भी आपके कम्युनिटी की बनावट, आपके पड़ोस नेबरहुड की बनावट जिम्मेदार हो सकती है। आपके पड़ोसियों के साथ रिश्ते भी जिम्मेदार हो सकते हैं। मास मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है एक व्यक्ति और बच्चे में सामाजिक बदलाव लाने में। आप न्यूज़पेपर्स में जो पढ़ते हैं, रेडियो में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में जो एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं या आदर्श बच्चों के उदाहरण देखते हैं, उससे भी सीखते हैं कि हमें कब थैंक यू, कब वेलकम, कब मुस्कुराना है, कब नमस्ते करना, ये सारी चीज़ें आपके सोशल डेवलपमेंट का ही हिस्सा हैं। और आप किस तरह की चीज़ों से एक्सपोज्ड हैं। आप एक ऐसे कार्टून कैरेक्टर को बच्चा यदि देख रहा है जो अपनी माँ से ढंग से बात नहीं कर रहा या जो सामाजिक समूहों से दूर भागता है या वहाँ पर ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाता, तो हो सकता है कि बच्चे में भी ऐसी ही क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए जिससे वो सामाजिक समूहों में ढंग से सामंजस्य ना बिठा पाए। तो सही मास मीडिया के एक्सपोजर से बच्चे का सामाजिक विकास सुगम हो सकता है और गलत एक्सपोजर से प्रभावित भी हो सकता है, प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही बच्चे का बॉडीली स्ट्रक्चर और स्वास्थ्य कैसा है यह भी डिटरमाइन करेगा कि बच्चा सोशल सेटिंग में अपने आप को एडजस्ट कर पाता है या नहीं। एक हेल्दी बच्चा अच्छी क्षमताओं और स्ट्रेंथ के साथ गेम्स खेलेगा, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में अपीयर होगा और अच्छा परफॉर्म भी करेगा। इससे अनफॉर्चुनेटली बच्चे के एडजस्टमेंट पर काफ़ी सीधा सीधा असर पड़ता है। एक बच्चा जिसकी हेल्थ या फिजिकल स्ट्रेंथ एट पार नहीं है, बाकी बच्चों से और उसके दोस्तों के समान नहीं है, तो उस बच्चे में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ें भी डेवलप हो सकती हैं और धीरे धीरे वह सामाजिक समूहों से दूर भागने की कोशिश करेगा, समाज से बचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही बच्चे का भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट किस दिशा में जा रहा है और सही तरीके से हो रहा है या नहीं, वह भी डिटरमाइन करेगा कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट ढंग से होगा अथवा नहीं। यदि बच्चा अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, चाहे भावनाएं डर की हों, निराशा, रोना, बहुत ज़्यादा खुशी, ये सारी भावनाओं को अगर ढंग से एडजस्ट कर पाता है व्यक्ति, तो समाज में भी सामंजस्य बिठाने में सहायता मिलती है। यदि बच्चा नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो सामाजिक समीकरण और सामाजिक समूहों में ढंग से बिहेव करने में भी उसे समस्या आ सकती है। इस तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट भी अफेक्ट करता है व्यक्ति के सोशल डेवलपमेंट को। अब बात करते हैं भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट।
इमोशंस यानी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, ये इमोशन डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट बहुत क्रिटिकल होता है किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल विकास के लिए। यदि सर्वांगीण विकास को अचीव करना चाहते हैं तो हमें हमारे इमोशंस को लेकर जागरूक होना पड़ेगा और इमोशंस को सही तरीके से यूज कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। इमोशन एक लैटिन वर्ड इमोवियर से लिया गया है, जिसका मतलब है एक्साइट होना, एजिटेट होना। इमोशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारी शारीरिक गतिविधि बढ़ जाती है, किसी भी किस्म की शारीरिक गतिविधि, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। इसके साथ ही भावनाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। भावनाएं नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ये हमारे मानसिक और शारीरिक एडजस्टमेंट पर भी असर डालती है, बच्चे का या इंसान के बिहेवियर को भी डिटरमाइन करती हैं। हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे अलग अलग भावनाओं के बीच हमारा सामंजस्य किस तरीके का है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। बढ़ते हुए बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट सही दिशा में और सही गति से हो, इस पर निर्भर करता है उसका सामाजिक विकास, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और भी कई किस्म की वृद्धि और विकास। इमोशंस जो हैं वो बहुत सारी विशेषताओं से भरे हैं। इमोशंस, हमारे जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो कई सारी इंस्टिंक्ट्स और ड्राइव्स से जुड़े हैं, इंस्टिंक्ट्स और बायोलॉजिकल ड्राइव्स से जुड़े हैं। इसके साथ ही इमोशंस बहुत ज़्यादा हमारे परसेप्शन का प्रोडक्ट होते हैं। हमारे परसेप्शंस, हमारी लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर या परिस्थितियों को लेकर क्या सोच है, इस पर भी निर्भर करते हैं हमारे इमोशंस। इसके साथ ही इमोशंस जो हैं वो लिंक्ड होते हैं हमारे किसी भी बहुत तीव्र इच्छा कुछ भी करने की, कोई इम्पल्सिव एक्ट यानी बिना सोचे समझे किया गया अचानक कोई एक्शन, इसे हम इम्पल्सिव एक्ट कहते हैं। उस इम्पल्सिव एक्ट पर डिपेंड करता है हमारा इमोशन, उससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है। फीलिंग्स और इमोशन में यही अंतर होता है कि फीलिंग्स और इमोशंस में इंटेंसिटी अलग अलग होती है। फीलिंग और इमोशनल ज़्यादा इंटेंस होते हैं। इसके साथ ही यह बदल सकते हैं। हमारे जो इमोशंस हैं वो बदलते रहते हैं। इसमें कई सारे बदलाव हम देखते हैं, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल बदलाव भी देखते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसमें कई सारे फिजिकल बदलाव देखने में आते हैं, जैसे चेहरा लाल पड़ जाना, फ्लश हो जाना, आंसू आना, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाना, आंखें बड़ी करना। ये सारे, हम गुस्से में कई बार आंखें बड़ी करते हैं, या गुस्से में हम कहते हैं गुस्से में लाल हो जाना, और अचानक आंसू निकल आना, या फिर दिल की धड़कन बढ़ जाना। ये फिजिकल चेंजेस जो इमोशंस ला सकते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, कुछ शारीरिक बदलाव और भी आते हैं, जैसे अचानक ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर डलता है, और कुछ ग्रंथियों पर भी जो है हमारा इमोशंस जो है, इमोशंस, अचानक इमोशन डेवलपमेंट जो है वो कई सारे इमोशंस का एक्सपीरियंस करना जो है वो अलग अलग फिजियोलॉजिकल बदलाव भी ला सकते हैं। इसके साथ ही इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं परिस्थितियों से। अगर आप बहुत ही पॉजिटिव परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो वैसे ही आपके इमोशंस होंगे। हालांकि अगर परिस्थितियां आपके लिए मुश्किल हैं, संघर्षशील हैं, तो आपके इमोशंस जो हैं वो बदल जाएंगे। छोटे बच्चे अपने इमोशंस को अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, वे अपने इमोशंस को छुपाना अभी नहीं जानते, और उसे एक्सप्रेस भी वो सीधा सीधा नहीं कर पाते। यदि बच्चा किसी समस्या से जूझ रहा है तो वो रोकर या फिर नाखून चबाकर उस इमोशन को एक्सप्रेस करेगा, इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करेगा।
इसके साथ ही बचपन में इमोशंस जो होते हैं वो ज़्यादा इंटेंस होते हैं, चाहे जिस वजह से इमोशनल चेंज आया है वो इतना इंटेंस ना हो, जिस कारणवश बच्चा इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है वो इतना इंटेंस ना हो, बट इमोशनल एक्सप्रेशन इंटेंस हो सकता है। छोटी छोटी बातें, खिलौना टूट जाना, छोटी सी चोट पर भी बच्चों का इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत तीव्र और बहुत इंटेंस हो सकता है। इमोशंस एवर प्रेजेंट हैं हर स्टेज पर, डेवलपमेंट की हर स्टेज पर हम इमोशंस से रूबरू होते हैं। चाहे बच्चा छोटा है, अभी जन्मा है, तब भी वो पेन है तो भी, डर, ये सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है। और बहुत बुढ़ापे की एज में आकर भी हम इमोशनल हो सकते हैं, हम डर सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। सो इट इज एवर प्रेजेंट। एंड इमोशंस की शुरुआत किसी स्टिम्युलस से होती है, और ये स्टिम्युलस, एक ही किस्म की स्टिम्युलस अलग अलग इमोशंस को जन्म दे सकती हैं। स्टिम्युलस यानी इमोशन को जगाने का स्रोत। हम अचानक अगर क्लास में फर्स्ट आते हैं, पता चलता है कि हम फर्स्ट आए हैं, तो ये हमारे खुशी का स्रोत है। कोई बुरी खबर मिलना, कोई बुरी घटना घट जाना हमारे दुख का स्रोत है। तो ये घटनाएं जो हैं ये हमारे इमोशंस का स्रोत है। एक ही किस्म के इमोशन अलग अलग घटनाओं से घटित हो सकते हैं। हम कई सारी चीज़ों से खुश हो सकते हैं और कई सारी चीज़ों से दुखी हो सकते हैं। इसके साथ ही इमोशंस आर सब्जेक्टेड टू डिस्प्लेसमेंट, यानी आप किस कारण से कोई इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो इमोशन आप किसी दूसरे पर निकाल सकते हैं। जैसे हम भड़ास निकालना कहते हैं। आप अपने टीचर से नाराज हैं और घर जाकर आप अपना गुस्सा अपनी माँ पर निकाल देते हैं। सो इमोशनल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है इसको। यानी एक कारणवश अगर आपको गुस्सा आया है तो ये दूसरी परिस्थिति में भी आपका गुस्सा निकल सकता है। इमोशंस अचानक जागृत होते हैं पर धीमे धीमे खत्म होते हैं। दे राइज सडनली बट डाई स्लोली। इसके साथ ही एक इमोशन कई दूसरे इमोशंस में परिवर्तित हो सकता है। हम बहुत ज़्यादा खुश होते होते एक्साइट हो जाते हैं, या ना दुखी होते होते रोना शुरू कर देते हैं। तो एक इमोशन दूसरे इमोशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बड़ी आसानी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब हमारे पास दो इमोशंस की मेजर कैटेगरी है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। इन दोनों का अपना अपना असर है। पॉजिटिव इमोशंस जहाँ किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में हमें ऊर्जा से भर देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और हमें अचीवमेंट्स की तरफ, पॉजिटिव आउटकम्स की तरफ ले जाते हैं। वहीं नेगेटिव इमोशंस का बहुत ही प्रतिकूल असर हमारी परिस्थितियों पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आपका अच्छा रिजल्ट, एग्जाम्स का अच्छा परिणाम आपको नई ऊर्जा से भर देगा और आप आगे भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे। अचानक मिली कोई खुशखबरी आपको पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रखेगी। आप उस दिन ज़्यादा पॉजिटिव काम करने की कोशिश करेंगे, आप अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि आप इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, यदि आप बहुत नेगेटिव इमोशन से, दुख से, गुस्से से गुजर रहे हैं, तो आप डिस्ट्रक्टिव भावनाओं से ग्रसित होंगे। आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा और आपकी सोचने समझने की क्षमता पर भी काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो पॉजिटिव इमोशंस पॉजिटिविटी को ही आगे जनरेट करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें ऊर्जा से भरते हैं, हमारे व्यवहार को सुधारते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारे सामंजस्य बिठाने की क्षमता को भी निखारते हैं। नेगेटिव इमोशंस हमारे नेगेटिव आउटकम्स को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी नेगेटिवली हैम्पर करते हैं।
सो इमोशंस का इम्पैक्ट इमोशन की तरह ही बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हो सकता है। क्या कारण है जिससे इमोशनल यानी भावनात्मक विकास प्रभावित होता है? सबसे बड़ा कारण है हमारा पारिवारिक वातावरण, क्योंकि एक अच्छा और सुगम पारिवारिक वातावरण जिसमें हमारे माता पिता के साथ, परिवारजनों के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है, तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव होगा। जब बच्चा अच्छे संबंधों के परिणाम स्वरूप पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस ज़्यादा करेगा, तो उसका भावनात्मक विकास भी अच्छा होगा, सही दिशा में होगा। यदि पेरेंट्स बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, कुछ तीव्र अनुशासन, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट, नेगेटिव एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी खराब हो सकता है, हैम्पर हो सकता है। बच्चा बड़ा है घर में या उससे बड़े भाई बहन है, बच्चा लड़की है अथवा लड़का, परिवार का क्या साइज है, परिवार के सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार में अनुशासन किस तरीके का है, परिवार के सदस्यों का एटीट्यूड बच्चे के तरफ कैसा है, यह सब कुछ बच्चे के सर्वांगीण भावनात्मक विकास को प्रभावित करेगा। नेगेटिव सिचुएशंस, लड़ाई, दुख, परेशानी, आर्थिक संसाधनों की कमी, इनसे होने वाली चिंताएं, इन चीज़ों से यदि बच्चा घिरा हुआ है, तो बच्चे का सही इमोशंस से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बच्चा पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिव इमोशंस पर ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा जानेगा, झेलेगा। इसके साथ ही स्कूल एनवायरनमेंट, बच्चे के तरफ स्कूल के टीचर्स का एटीट्यूड कैसा है, स्कूल में डिसिप्लिन कितना लॉजिकल है, कितना इलॉजिकल है, एकेडमिक फैसिलिटीज़ बच्चे को क्या मिल रही हैं, कितनी फिजिकल फैसिलिटीज़ और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, टीचिंग का मेथड कैसा है, बहुत इंटरेक्टिव है, हैप्पी हेल्दी मेथड है, अथवा बहुत अथॉरिटेरियन मेथड है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा दबाव के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को कितना मौका मिल रहा है गैर शैक्षणिक गतिविधियां करने के लिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए। ये सारे फैक्टर्स बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स, डिसिप्लिन इन द स्कूल, एकेडमिक फैसिलिटीज़, opportunities for physical activity and physical facilities, what are the methods of teaching and co-curricular activities. These are all responsible for influencing the emotional development of the child. इसके साथ दोस्तों के समूह, पीयर ग्रुप रिलेशंस, बच्चा अगर बुली हो रहा है, दूसरे बच्चों द्वारा उसे छेड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो बच्चा नेगेटिव इमोशंस की तरफ चल पड़ेगा, उसकी दिशा बदल जाएगी। बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहा है, उसकी दोस्ती प्रगाढ़ है, उसके पास दोस्तों का सपोर्ट है और वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके पास अपने दोस्तों से मिलने वाले पॉजिटिव इमोशंस उसे मिल रहे हैं, तो इमोशनल डेवलपमेंट की दिशा पॉजिटिव हो चलेगी। इसी के साथ ही नेबरहुड, कम्युनिटी, आपका सोसाइटी भी तय करते हैं कि इमोशनल बिहेवियर कैसा होगा। यदि बच्चा एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहां आए दिन मारपीट, रोना, हिंसा, नेगेटिव गतिविधियां, असामाजिक तत्वों का आना जाना, ये सब अगर लगा हुआ है, तो बच्चा नेगेटिव इमोशंस की तरफ ज़्यादा झुकाव रखेगा, जिसमें गुस्सा, तीव्र रूप से इमोशनल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ शामिल हो। अगर वो अपने आसपास ऐसे लोगों को देख रहा है जो सौम्य तरीके से, सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में काफ़ी सही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, बातचीत का तरीका पॉजिटिव है, आसपास अच्छे फैमिलियल रिलेशनशिप्स हैं, तो बच्चा उसी तरीके से पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करेगा और अडेप्ट करेगा। तो इस तरीके से हम बच्चे के विभिन्न सामाजिक और इमोशनल यानी भावनात्मक विकास के पहलुओं को
हमने जाना और पहचाना कि कैसे कैसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं बच्चे के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर नोट्स ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू ऑल वेरी मच।